हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। और चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन, जहां बहुत कुछ है जानने को। कतर के बारे में, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट के बारे में और क्या इसके पीछे की कहानी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग. Pakistan has historically deployed troops on Saudi soil to assist in border protection, और the pact was mediated under the GCC. आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये पूरी पाकिस्तान सऊदी अरब की डिफेंस डील है क्या, और इसमें कतर का क्या रोल है, या कतर पे हाल में हुए हमले का क्या रोल है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। पहले समझिए कतर को। कतर कहाँ है? कतर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जो कि जाना जाता है मीडिएटर की तरह। इसको बहुत शौक है मीडिएटर बनने का, इसको बहुत शौक है मिडिल ईस्ट में न्यूट्रल रहने का। तो ये कतर एक ऐसा देश है जो हर जगह टांग फंसाने की कोशिश करता है। असल में मिडिल ईस्ट में दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक है शिया वर्सेस सुन्नी और दूसरा है इजराइल वर्सेस अरब स्टेट्स। इजराइल वर्सेस इस्लामिक स्टेट आप कह सकते हो मेजरली, जो कि पैलेस्टाइन के ऊपर है। तो कतर क्या करता है? कतर शिया ग्रुप्स को भी जगह देता है, सुन्नी ग्रुप्स को भी जगह देता है, लेकिन किस लिए? नेगोशिएशन के लिए। तो कतर अक्सर कभी ईरान को सपोर्ट करेगा, कभी सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेगा। तो उस कतर से सभी दुखी रहते हैं इस चक्कर में कि अपना फायदा उठाना चाहता है। तो कतर ने क्या किया? कतर मीडिएटर रहा है, हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो इसने अपने देश में हमास को ऑफिस खोलने दिया। हमास एक ऐसा ग्रुप है जो कि गाजा में ऑपरेट करता है। गाजा यानी पैलेस्टाइन का वो हिस्सा जो इजराइल में है। हमास गाजा में ऑपरेट करता है और हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। बदले में इजराइल ने हमास के विरोध में गाजा के ऊपर अटैक किया और गाजा पे बमबारी की, जो हमने बार बार पढ़ा है। तो हमास के लीडर्स, जो कमांडर्स हैं, कुछ ऑफिशियल्स, वो रहते हैं कतर में, उनको जगह दी हुई है कतर में। तो इजराइल ने कतर के ऊपर बमबारी कर दी, ये बोल के कि भाई तुमने हमास के ऑफिसर्स को जगह कैसे दे दी अपनी जगह पर। तो यहां तक तो नॉर्मल है कि हमास को उन्होंने सपोर्ट किया, हमास के लोगों को जगह दी, तो इजराइल ने हमला कर दिया। पर पॉइंट ये है भाई कि कतर एक ऐसा देश है जहां पर ना सिर्फ हमास का ऑफिस है, बल्कि उसके अलावा यूएसए का सबसे बड़ा जो यहां पर कोई बेस है, एयरबेस, तो अल उदैद, वो कतर में ही है। यूएस एयरबेस कहां पर है? कतर में। सबसे बड़ा एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में है यूएसए का, वो कतर में ही नहीं। कतर यूएसए का भी दोस्त है, और इसीलिए यूएसए के रहते हुए कतर में इजराइल बॉम्ब मार के आ गया। इसको देख के बाकी मिडिल ईस्ट वाले डर गए कि भाई अमेरिका तो इजराइल का इतना सपोर्टर हो गया है कि इजराइल की बमबारी के बावजूद अमेरिका ने कुछ नहीं किया। और कतर के संबंध वैसे भी इजराइल के साथ नहीं है, और इजराइल ने जाके वहां पे हमला कर दिया और अमेरिका ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, क्योंकि कतर में अमेरिका की एयरबेस है, इसलिए ईरान कतर को देखता है और कहता है ईरान कि भाई तुम तो अमेरिका के एजेंट हो। कतर की दिक्कत ये देखो, उसने हमास को भी ऑफिस दे रखा है, इसलिए उसका झगड़ा इजराइल के साथ। उसने अमेरिका को एयरबेस दे रखी है, इसलिए उसका झगड़ा ईरान के साथ। तो सबके साथ झगड़ा है इसका, क्योंकि हर जगह से अपना फायदा उठाना चाहता है। तो इजराइल ने जब अटैक किया कतर के ऊपर, तो बाकी देशों को भी लगा कि शायद अमेरिका प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा जब कोई झगड़ा होगा। तो क्योंकि इससे पहले कतर के ऊपर ईरान ने भी थोड़ी बहुत बॉम्बिंग की थी, लेकिन इजराइल ने तो एयर स्ट्राइक कर दी। तो पहली बात ये समझिए कि इजराइल और इन सब झगड़ों में कतर है कहां पर। देखो, इजराइल यहां ऊपर है, कतर यहां कोने में। कतर का केवल एक देश है जिसके साथ उसकी बाउंड्री लगती है, वो है सऊदी। तो कतर की ज्योग्राफी को अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया के साथ की बाउंड्री लगती है। यहां कोने में स्थित एक छोटा सा देश है जिसको न्यूट्रल और मीडिएटर बनने का बहुत शौक है। इसका एक फेमस न्यूज चैनल है अल जजीरा, जो अक्सर कुछ चीजें ठीक शो करता है, पर अक्सर वो कतर का प्रोपेगेंडा पुश करता है, जिससे कतर को फायदा उसी साइड को आगे दिखाएगा वो। तो ये पहली कहानी है, कतर में हुआ हमला। अब कतर में जब हमला हुआ, जहां पर अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस बैठी हुई इस रीजन की, उसके बावजूद यहां पर हमला होता है, तो बाकी लोगों को लगा भाई ये तो खतरा हो सकता है। और सिर्फ खतरा इजराइल से नहीं हो सकता। अगर इजराइल हमला कर सकता है और अमेरिका कुछ नहीं कहता, तो कल को ईरान भी हमला कर सकता है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचिए अब क्या हुआ। अब यहाँ ये हुआ कि जो देश है सऊदी अरेबिया, ये असल में यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस में खर्चा करता है। और सऊदी अरेबिया को खतरा दो देशों से प्राइमरली है। एक तो इनको ईरान से खतरा है और दूसरा इनको इजराइल से खतरा है। ईरान से इनको ये खतरा है कि ईरान एक शिया लीडर कंट्री है और सुन्नी जो है, और सुन्नीस का लीडर है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के आसपास ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कई सारे मिलिट्रीज को ईरान सपोर्ट करता है। जैसे सऊदी अरेबिया के ठीक नीचे एक देश है यमन, यहां पर सालों से युद्ध चल रहा है। जो यहाँ की सरकार है, हादी की गवर्नमेंट,
उसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है। यानी सऊदी की आर्मी एयरफोर्स यमन में यमन के शासक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यमन में जो उनका विरोधी है, एक ग्रुप है, उसका नाम है हूती रिबल्स, हूतीस। और हूतीस को सपोर्ट कौन करता है? हूतीस को सपोर्ट करता है ईरान। और हूतीस ने बार बार सऊदी अरबिया पे भी हमले किए हैं। तो सऊदी अरब अक्सर हूतीस से परेशान रहता है, जिस हूती को कौन सपोर्ट करता है? ईरान। तो उनसे लड़ने के लिए जब इनकी आर्मी लड़ा करती है, तो पहले से भी इनकी एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, जहां पाकिस्तान की आर्मी अक्सर आकर सऊदी अरबिया को प्रोटेक्शन देती है, उनकी एयरफोर्स आके यहाँ पर बॉम्बिंग करती है। तो पाकिस्तान का ऑलरेडी सऊदी अरबिया के साथ पहले भी संबंध रहा है स्ट्रांग, जहां उनकी आर्मी इनके लिए काम करती है, या रिटायर होने के बाद उनके ऑफिशियल्स यहाँ आ जाते हैं, और बदले में सऊदी अरबिया पाकिस्तान को पैसा वैसा देता रहता है। लेकिन लड़ाई किसके साथ है? ईरान के साथ, जो कि हौतीस को सपोर्ट कौन कर रहा है? असल में ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो सऊदी ईरान का झगड़ा भी चल रहा है। तो सऊदी अरबिया को यह भी डर है कि भाई कल को ईरान ने हम पर हमला किया तो अमेरिका की बेस होते हुए भी हम पर ईरान हमला कर सकता है। इजराइल अलग कभी गुस्से में आ गया तो वो भी हमला कर सकता है। तो हमें सपोर्ट चाहिए। और सबको लगता है कि ईरान ने अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिए, तो सऊदी अरबिया को चाहिए था और ज्यादा सपोर्ट। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर ली। तो इस एग्रीमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर कवर भी देगा, कि न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान के पास है उसका फायदा भी सऊदी अरब उठा पाएगा। और सऊदी अरब पे कोई भी हमला पाकिस्तान पे हमले की तरह देखा जाएगा, पाकिस्तान पे होने वाला कोई भी हमला सऊदी अरब की तरफ होने वाले हमले की तरह देखा जाएगा। इतनी अभी तक कहानी है। इसका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है, किसी और ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, इनका आपसी ये एग्रीमेंट हुआ है। तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब जरा समझो पहली बात कि भाई कतर कहाँ लोकेटेड है, कतर के आसपास कौन सी जगह। तो कतर पर्शियन गल्फ में स्थित है। इसकी बाउंड्री बस एक देश से लगती है, वो है सऊदी अरबिया। थोड़ा सा यूएई इस साइड आ जाता है, रेस्ट इसकी बाउंड्री लैंड बाउंड्री मेजरली सऊदी अरबिया से ही लगती है। इधर है दाफत सलवा बे, इधर छोटा सा बहरीन का भी आइलैंड है। तो ये हो गई कतर की कहानी। ठीक है, कतर आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई किसकी कहानी? सऊदी अरबिया की कहानी, सॉरी कतर की कहानी। कतर पे हुई की है इजराइल ने बॉम्बिंग। अब दूसरा देश जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सऊदी अरबिया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसने किया है पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसके तहत इन दोनों के बीच में जो हुआ एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टाई स्टैब्लिश हो जाएगा। इसके अंदर जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन यानी ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, आर्म्स प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कोलैबोरेशन होगा। अब गौर करिए, सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जो कि यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। अमेरिका इनको आर्म्स देता है, हथियार देता है, और इनका बजट भी लगभग $80 बिलियन से ऊपर का है। तो इनके पास अमेरिका के काफ़ी हथियार हैं, यूरोप के भी काफ़ी हथियार हैं, वो हथियार जो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो इस एग्रीमेंट के होने के बाद शायद सऊदी अरबिया के जो वेपन्स हैं वो पाकिस्तान को भी मिल पाएंगे। और क्योंकि बात हो रही है मिलिट्री टेक्नोलॉजी की भी, तो पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन्स। तो क्या पाकिस्तान वो न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी अरबिया को अब सप्लाई करेगा? ये भी जानने वाली बात होगी। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म पे फोकस करेंगे। और पाकिस्तान ने पहले भी सऊदी अरब में 1960 के बाद से ही अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अब बात समझिए पॉइंट वाली। ये सब तो ठीक है, लेकिन सऊदी अरब जो कह रहा है कि आतंकवादी हमला हम पर होता है, तो कौन करता है? इनका आरोप है कि ईरान की सपोर्ट किए हुए ग्रुप्स हम पर हमले करते हैं, यानी ईरान इनका नंबर 1 दुश्मन है। तो ईरान के खिलाफ कोई भी जंग अगर छिड़ती है तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो क्या भारत के लिए मौका है ईरान के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने का? हाँ है। हमें नुकसान भी है कि सऊदी अरब के साथ ऐसा एग्रीमेंट होने का मतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो शायद सऊदी अरब डायरेक्टली मिलिट्रीली इन्वॉल्व ना भी हो। क्योंकि देखिए, अमीरों की सब सुनते हैं, कभी गरीबों की कोई नहीं सुनता। सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान से सब कुछ तो मंगवा लेगा वो, लेकिन पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो क्या सऊदी अरब सब कुछ भेजेगा? मुझे तो नहीं लगता। इसका एग्जाम्पल है कि कतर जैसे देश में जब इजराइल एयर बॉम्बिंग कर रहा है तो यूएसए कुछ नहीं कर रहा, जबकि यूएसए की एयरबेस वहां पर है। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा? वो सऊदी अरब जिसने भारत के साथ काफी कुछ साइन किया हुआ है एग्रीमेंट। तो थोड़ी सी दिक्कत की बात तो है, पर ओवरऑल ऑलरेडी इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अपनी इकोनॉमी को बदलना चाहता है। सऊदी अरबिया चाहता है कि वो अब इन्वेस्टमेंट करे, सर्विस इकोनॉमी बने। तो भारत में 100 बिलियन से ऊपर का निवेश वो करने वाले हैं। काफी सारा निवेश ऑलरेडी हो रखा है। 50 बिलियन डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड हमारे बीच में होती है। तो सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। भविष्य में देखने वाली बात होगी इसके बाद, जब चीजें क्लियर होगी इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ, अभी क्लैरिटी थोड़ी कम है, तब इसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। तो ये बात होगी सऊदी अरब की, कतर की और पाकिस्तान की, उनका क्या संबंध है। अगला टॉपिक है सारनाथ।
सारनाथ को भारत ने आखिरकार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट कर दिया है ऑफिशियली। सारनाथ वो जगह है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन जहां से शुरू हुआ था, वहां दिया था। तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसको मृगदवा या फिर ऋषिपटना भी कहते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर सारनाथ कैपिटल की भी बात की जाती है, जो बनाया जाता था लायन कैपिटल का जो वो इमेज था। सारनाथ कहाँ है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ऐड होने वाला है। इसके बाद एक टॉपिक और थोड़ा सा न्यूज में था, सलामिस बे। सलामिस बे असल में तो एक बहुत छोटा सा बे है जो ग्रीस के पास है, लेकिन न्यूज में क्यों है? यहाँ पर इंडियन नेवी का INS त्रिखंड पहुंचा घूमने के लिए ये, और पहली बार इन्होंने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की। किसके साथ? इंडिया और ग्रीस के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की। इसका प्रभाव पता है किसके पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा टर्की के ऊपर। टर्की नहीं चाहता कि ग्रीस के साथ कोई दोष और संबंध बनाए। तो पहली बात, सलामिस बे कहां पर है? तो एगन सी के रीजन में है ये, ठीक है। और सलामिस बे का एक पुराना इतिहास है। जब ग्रीस का ऐतिहासिक किंगडम हुआ करता था, तब आई थिंक पर्शियंस ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हार गए थे और सलामिस बे पे ग्रीस का कंट्रोल बना रहा था। अब सलामिस बे क्यों न्यूज में? सलामिस बे न्यूज में इसलिए था कि आपको पता चला कि इंडिया ने वहां पर एक्साइज की, टर्की को बिल्कुल पसंद नहीं है चीज, ठीक है। और सलामिस बे कहां पर है? तो ग्रीस में है। ये सारोनिक गल्फ से इसको जोड़ता है, एगन सी के रीजन में है ये। तो ये नाम आप थोड़ा सा याद रखिए। कहां पर है सलामिस बे? तो ग्रीस आपको दिख रहा होगा यहां पर, इसी रीजन में आपको दिखेगा सलामिस बे। सलामिस बे न्यूज में है, बस इतना याद रखिएगा। कहां पर है? तो ग्रीस में है। अगला एक इलाका जो और न्यूज में है वो है माचू पिचू। माचू पिचू कहां पर है भाई? तो माचू पिचू पेरू में है। पेरू एक देश है जो साउथ अमेरिका में स्थित है, और माचू पिचू एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनका सिविलाइजेशन का, और बहुत बड़ी टूरिस्ट साइट है माचू पिचू। तो किस देश में? पहली बात तो पेरू में। पेरू यहां पर है, तो पेरू, इधर पेरू है, ये देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया, और इधर आपको नीचे चिली, मिर्ची की तरह दिखने वाला चिली, और चिली के ऊपर आपको, यहाँ चिली है, चिली के ठीक ऊपर आपको दिखेगा पेरू। ये देश है पेरू। तो पेरू में जगह है माचू पिचू, जो न्यूज में है क्योंकि पेरू ने लगभग 1600 टूरिस्टों को वहां से निकाला जब वहां पे प्रोटेस्ट होने लग गए ट्रेन को रोकने के लिए। उन्होंने कहना था कि भाई ट्रेन की वजह से बस ऑपरेटर को बहुत नुकसान होगा। तो माचू पिचू एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, ये इनका सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इनका सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई इलाका है तो वो है माचू पिचू। कहां पर है ये? तो एंडेस माउंटेन्स के ऊपर बिल्कुल बसा हुआ है, उरुमाम्बा रिवर के आसपास। तो माचू पिचू बहुत खूबसूरत सी जगह है। कहां पर? तो ये जगह है पेरू में, साउथ अमेरिका। तो ये है माचू पिचू की लोकेशन। न्यूज में कि वहां से ट्रेन चली तो ऑपरेटर्स वगैरह को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये तो हो गई माचू पिचू की बात। एक बार आप लोकेशन में आके देखते हैं कहां पर क्या चीजें अवस्थित है, क्या आपको याद है या नहीं। तो पहली बात हमने बात करी कतर की, तो कतर यहाँ इधर दिखाई देगा आपको। इजराइल आपको पता है यहाँ पर दिखाई देगा। ये हो गया सऊदी अरेबिया, और इनके बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ, वो हमने समझा। फिर यहाँ पर ग्रीस के पास क्या है? कौन सा है? कौन सा बे है ग्रीस के साथ? बताइए मुझे। और एक चीज हमने समझी, माचू पिचू जो कहाँ है वो है पेरू में इस तरफ, ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस कवर कर ली इस हफ्ते के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी आपको क्लास नोट्स मिल सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर इसका लिंक होगा जिससे आप जाएंगे PW की वेबसाइट पर, वहाँ रजिस्टर करिए और आपको इसका PDF और बाकी सभी PDFs मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ नाइस